हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो पिछले वाले जो पीवाईक्यूज हैं वो आपने देख लिए होंगे। जनवरी सेशन, अप्रैल सेशन के, जेई मेन 2024 के। नाउ आज का जो चैप्टर है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे। और कई बार एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती, कैसे अप्रोच किया जाए, क्या डिफॉल्ट कंडीशन माननी है, उन सब पर भी बात करेंगे हम लोग डिटेल में। सो पहला क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट का ये दिख रहा है हमें थर्मोडायनेमिक्स में। अब इस क्वेश्चन में बोलना है कि करेक्ट ऑप्शन बताना है अबाउट फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। वैसे तो ये बहुत कॉमन चीज है, हम लोगों को याद भी होता है कि फ्री एक्सपेंशन का क्या मीनिंग है एग्जैक्टली तो देखो, आइडियल गैस का जब भी फ्री एक्सपेंशन कराते हैं तो फ्री एक्सपेंशन का मीनिंग होता है कि पी एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो हो। और पी एक्सटर्नल जीरो होगा तो डब्ल्यू भी तो जीरो आएगा, बिकॉज डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। बिकॉज फ्री एक्सपेंशन अगर नोटिस करोगे तो ये कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल। फ्री एक्सपेंशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो डब्ल्यू की वैल्यू तो जीरो है। अब आइडियल गैस के केस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो होते नहीं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी काम नहीं करते आइडियल गैस के केस में। तो आइडियल गैस में अगर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, वर्क डन तो जीरो है। तो इसका मतलब ड्यू टू फ्री एक्सपेंशन अगर गैस पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे भी तो इनके दूर जाने से किसी भी तरह की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि गैस पार्टिकल्स में फोर्स जो है वो है ही नहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसी तरह का, और इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा फ्री एक्सपेंशन के कारण। तो उस कंडीशन में डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। डब्ल्यू जीरो है, डेल्टा यू जीरो है, तो Q की वैल्यू भी जीरो होगी। तो ये ध्यान रखना कि आइडियल गैस का जब भी फ्री एक्सपेंशन कराते हैं तो डब्ल्यू, डेल्टा यू, Q सारी वैल्यू जीरो होती है। इसका मतलब इस केस में गैस ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब करेगी और ना ही कोई हीट रिलीज करेगी। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है? अच्छा, अब एक टेम्परेचर के बारे में ऑप्शन में और है। तो आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ही होता है ओनली। और अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है इसका मतलब टेम्परेचर में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिखते हैं आइडियल गैस के केस में एन सी वी डेल्टा टी। तो दैट मीन्स कि टी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। डेल्टा टी की वैल्यू जीरो दिखेगी। तो क्यू जीरो, डेल्टा टी जीरो एंड डब्ल्यू जीरो। किसी ऑप्शन में हमें ऐसा नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है, ऑप्शन फोर में। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये बहुत बार आ चुका है, एडवांस में भी पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट की फॉर्म में। ठीक है भाई। नाउ अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम अगर देखें तो K की वैल्यू 10 दी है, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है रिएक्शन का। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमें रिएक्शन के लिए निकालनी है, और हमें पता है किसी रिएक्शन के डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है। डेल्टा जी नॉट होता है माइनस आर टी एल एन के। किसी रिएक्शन में डेल्टा जी नॉट और उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच ये रिलेशन होता है। तो अब अगर वैल्यू रखें तो चेक कर सकते हैं डेल्टा जी नॉट। अब हमें किलो जूल में चाहिए तो आर की वैल्यू 8.314 हमें गिवन है, टी 300 भी गिवन है, और एल एन 10। अब एल एन 10 नोटिस करो कि एल एन 10 की वैल्यू 2.303 होती है, और ये हमें किलो जूल में चाहिए तो 1000 से और डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें किलो जूल में ये आंसर मिलेगा। तो अगर इस वैल्यू को चेक करें कि कितना आ रहा है
तो हमें दिख जाएगा यहाँ से कि 8.314 इंटू 300 ठीक है। तो ये वैल्यू जो आ रही है अपने पास, ये आ रही है 5.744। भाई हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि आई है जेई में। ये वैल्यू 5.744 किलो जूल आ रही है। अब हमें इसको एक्सप्रेस कैसे करना है? 10⁻⁻1 वाली फॉर्म में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 57.44 इंटू 10⁻⁻1। तो हमारा फैक्टर जो आ रहा है 10⁻⁻1 के साथ, वो ये आ रहा है। और इसको अगर इंटीजर वैल्यू में लिखोगे बना के, तो क्लोज इंटीग्रल वैल्यू ये हो जाएगी 57। तो हम इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे आंसर क्वेश्चन का 57। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लेना, क्वेश्चन तो ठीक है, आसान है, बट हमको कम से कम इतना प्रोडक्ट और ln10 की वैल्यू जो 2.303 है वो तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इतनी कैलकुलेशन जल्दी करने की हमें हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा कम से कम न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस में। नाउ अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। जनवरी शिफ्ट में अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमको 3 मोल आइडियल गैस के दिए हैं 300 केल्विन पर, और आइडियल गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड करते हैं 30 से 45 डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, और अगेंस्ट अ कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर। अब देखो ये लाइन बड़ी अच्छी आ गई, बार बार आती रहती। जहां भी ये लिखा हो कि अगेंस्ट कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इसका मतलब होता है कि जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। और प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क की वैल्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी लिखते हैं। अब नोटिस करो कि प्रोसेस तो आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होगा? आइडियल गैस का 0। और डेल्टा यू की वैल्यू अगर 0 होगी तो फर्स्ट लॉ से हम लिख सकते हैं क्यू की वैल्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर। इसका मतलब माइनस डब्ल्यू निकाल लें तो क्यू आ जाएगा। तो माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्यू। इसका मतलब हमें क्या चाहिए क्यू निकालने के लिए? पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी की वैल्यू चाहिए। तो पी एक्सटर्नल हमें 80 किलो पास्कल दिया है, तो 80,000 कर लेते हैं पास्कल। और चेंज इन वॉल्यूम अगर चेक करें तो 45 माइनस 30 लीटर है। आंसर चाहिए हमें जूल में। अब आंसर हमें जूल में चाहिए, तो देखो पास्कल मीटर क्यूब जो होता है वो जूल के बराबर होता है, और 1 मीटर क्यूब 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। और 1000 डेसीमीटर क्यूब, तो इसी डेसीमीटर क्यूब को हम क्या बोलते हैं? लीटर। इसका मतलब लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो 10⁻³ लगाना पड़ेगा। तो 80,000 पास्कल, और डिफरेंस आ रहा है ब्रैकेट का 15, और 10⁻³ लगा दिया तो ये मीटर क्यूब। तो पास्कल मीटर क्यूब ये हमारा जूल आ जाएगा। तो देखो इस 10⁻³ से ये 3 जीरो जा रहे हैं, तो 80 इंटू 15 करना है हमको। और 80 इंटू 15 करें तो कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है 1200। तो आंसर आ गया अपना 1200 जूल। ठीक है, हमें यूनिट्स वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखना है। यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, इसको नोटिस करना। इसका मतलब ही है कि प्रोसेस रिवर्सिबली कराया जा रहा है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को कई लोग गलत पाथ से करेंगे। रिवर्सिबल मान के अगर उन्होंने लगा दिया वर्क कि W माइनस NRT ln V2 अपॉन V1, और W से Q निकाल लिया, तो तुरंत ही उनका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो बड़ा नोटिस करके चलना है, हल्की सी गलती से आंसर चला जाएगा तुम्हारा। ठीक है भाई। नाउ अगला जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे हमें दिख रहा है थर्मोडायनेमिक्स का, जनवरी शिफ्ट में।
इसमें हमें रिएक्शन M2N दी हुई है, 400 केल्विन पे कराई जा रही रिएक्शन। रिएक्शन में डेल्टा H0 एंड डेल्टा S0 की वैल्यू दी हुई है। डेल्टा H0 एंड डेल्टा S0 की वैल्यू दी हुई है, और हमें लॉग के पूछा है कि कितना होगा। ठीक, तो पहले पाथ बनाते हैं, करना क्या है। देखो, हमको पता है कि डेल्टा G0 होता है -RT ln K, और इसी डेल्टा G0 को हम डेल्टा H0 -T डेल्टा S0 भी लिख सकते हैं, और ln K को 2.303 log K हम लिखेंगे। तो अगर इसको रखें वैल्यू, तो हमारा आ रहा है वैल्यू रखने के बाद R की वैल्यू, क्योंकि हमें सारी यूनिट्स जूल वाली दी हैं तो जूल में रखना पड़ेगा R। तो -8.314, T है 400, ln K को 2.303 log K, देखो कैलकुलेशन है, डेल्टा H 77.2 किलो जूल। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट वाली क्वांटिटी को 1000 से डिवाइड कर दें तो सब कुछ किलो जूल में ही चलेगा। तो लेफ्ट वाली यूनिट किलो जूल हो गई, तो राइट में भी रख सकते हैं, डेल्टा H किलो जूल में -T डेल्टा S, T है 400, डेल्टा S है 122, और इसको किलो जूल में लेंगे तो 1000 से डिवाइड करें, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी log K की। अब ये देखो, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, उससे कोई बचा नहीं सकता। तो जरा चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट ये। तो भाई ये आ जाएगा, ये 2 0 हटा दो इससे, सिंपल पहले। सो लेफ्ट वाली कैलकुलेशन अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा अपना -7.6 log K, और राइट में अगर कैलकुलेशन करें जो पार्ट है, तो राइट वाला पार्ट ये अपने को दिख रहा है, कैलकुलेट करें तो 28.4। तो log K की वैल्यू यहां से आ रही है माइनस का 3.736, log K ये आ रहा है। अब हमें 10⁻⁻1 वाली फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ऐसे लिख सकते हैं -37.36 इंटू 10⁻⁻1। तो ये पार्ट हमारा आंसर का आ रहा है, लेकिन हमें इंटीजर वैल्यू में आंसर देना है। तो इंटीजर वैल्यू में आंसर देना है, तो आंसर क्या लिखेंगे भाई? आंसर है 37। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 37, लेकिन नोटिस करो कि यहाँ पे कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, और इसको बहुत ही ध्यान से करना है, टाइम अपना लिमिटेड ही होता है। तो जो भी बच रहा है टाइम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन से, इधर की कैलकुलेशन में वो टाइम यूज होगा। ठीक है भाई? तो इस तरह की कैलकुलेशन की हैबिट भी रखो, क्योंकि ऐसा नहीं डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर के, बट कुछ क्वेश्चन एक दो मिल ही जाते हैं ऐसे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। भाई अगले में हमसे बोल रहे हैं कि नॉट करेक्ट कौन सा है, और डेल्टा जी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो वगैरह वगैरह दिए। अब देखो, कुछ कंडीशन डिफॉल्ट हमें जेईई मेन में मानी लेनी चाहिए, क्योंकि दी नहीं जाती। जैसे अगर देखें तो डेल्टा जी हमको पता है नेगेटिव है, अगर कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन अगर किसी भी ऑप्शन में नहीं दी है टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन, तो हम बाय डिफॉल्ट मान ही लेते हैं कि ये लेके चल रहे हैं, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते हम। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट लिखा हुआ है। दूसरा डेल्टा जी पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस। अब भाई पहला करेक्ट लिखा है तो दूसरा तो गलत लिखा ही होगा, और इनकरेक्ट पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा हमारा।
तीसरा डेल्टा जी जीरो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, हमको पता ही है कि डेल्टा जी नेगेटिव होता है इस कंडीशन में तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी जीरो है इस कंडीशन में, डिफॉल्ट कंडीशन ले रहे हैं तो रिवर्सिबल। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है, तो आंसर अपने को मिल गया क्वेश्चन का 2। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जनवरी शिफ्ट का प्रॉब्लम जो है उसमें हमें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन CCl4 की गिवन है स्टैंडर्ड वैल्यू, और हीट रिक्वायर्ड फॉर 284 ग्राम पूछी है कि कितनी हीट होगी इसके लिए रिक्वायर्ड वेपराइजेशन के लिए। तो भाई कांस्टेंट प्रेशर पे ही कराते हैं ये प्रोसेस वेपराइजेशन का, तो Q डेल्टा H के बराबर इस कंडीशन में हो गई तो कोई फर्क नहीं है Q या डेल्टा H बोला जा रहा है। तो CCl4 लिक्विड को हमें ले जाना है CCl4 गैस में, डेल्टा H की वैल्यू हमें वेपराइजेशन की दी हुई है 30.5 किलो जूल लेकिन पर मोल में। अच्छा, 1 मोल CCl4 का मास निकालें, मतलब मोलर मास, तो कार्बन हो गया 12 और 4 Cl तो 35.5 इंटू 4, तो ये 71 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ रही है 154। ठीक है, तो 30.5 किलो जूल 1 मोल का है, इसका मतलब 154 ग्राम का इतना है डेल्टा एच वैल्यू। तो 1 ग्राम के लिए अगर चेक करोगे तो 30.5 अपॉन 154, ये किलो जूल पर ग्राम में वैल्यू है। इतनी हीट रिक्वायर होगी 1 ग्राम को वेपराइजेशन के लिए। तो अगर फॉर 284 ग्राम कैलकुलेशन करनी है तो 284 ग्राम के लिए Q की वैल्यू हो जाएगी 30.5 अपॉन 154 इंटू 284, तो ये आ जाएगा वैल्यू किलो जूल में। चेक कर लेते हैं कितना है। तो ये वैल्यू आ रही है 56.246, है ना, किलो जूल। अब इतनी आ रही है तो हमें आंसर तो नियरेस्ट इंटीजर में देना है, तो आंसर इस क्वेश्चन का हम क्या देंगे, 56 आंसर देंगे। दिस इज नियरेस्ट इंटीजर। क्लियर है, डायरेक्ट है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आएगी आएगी। जनवरी शिफ्ट में अगला जो क्वेश्चन है वो आइडियल गैस का है साइक्लिक प्रोसेस में। तो आइडियल गैस एक साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है पॉइंट ए से बी और बी से सी और वापस सी से ए। तो टोटल वर्क डन बताना है प्रोसेस में। अच्छा देखो, ग्राफ जो है V वर्सेस P है, तो हमें पता है कि अगर साइक्लिक पीवी कर्व हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क क्या होता है, एरिया ऑफ साइकिल होता है कि नहीं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क दे देगा, साइन लगा लेंगे खुद ही। तो पहला तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क निकालें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क मतलब हमको इस साइकिल का एरिया चाहिए, और एरिया चाहिए तो ट्राइंगल है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस दिख रहा है यहाँ 20 और हाइट भी दिख रही है 20, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ रही है 200। और यूनिट क्या है, यूनिट आएगी इसकी किलो पास्कल इंटू डेसीमीटर क्यूब। चाहिए हमें जूल में, जूल होता है पास्कल इंटू मीटर क्यूब। तो एक काम करते हैं, किलो पास्कल को हम पास्कल में कन्वर्ट करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया,
और डेसीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। तो ये 10⁻³ इससे जाएगा, तो ये 200 जूल, इतनी वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क की। लाओ साइन भी चेक कर लेते हैं। साइन देखो चेक करने का तरीका, ध्यान देना ग्राफ बी वर्सेस पी है। तो अब अगर देखो ए से बी गए, तो ए से बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये वाला एरिया वॉल्यूम साइड में देगा वर्क, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये एरिया है नेगेटिव। बी से सी में जाएंगे, वॉल्यूम कम हो रहा है कंप्रेशन, तो वर्क होगा पॉजिटिव। तो इस ग्राफ में बी वाली साइड जो एरिया आएगा वो पॉजिटिव वर्क देगा, और सी से ए का है 0। तो देखो नेगेटिव वर्क छोटा है, पॉजिटिव बड़ा है, तो W की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। दिस इज 200 जूल। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 200। डायरेक्ट ही है क्वेश्चन। नाउ जनवरी शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थर्मोकेमिस्ट्री से है। जो हेस्लॉ वाली प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी वही इसमें यूज होती हुई नजर आ रही है, थर्मोकेमिस्ट्री की। अब इसमें हमें फर्स्ट रिएक्शन दी है, सेकेंड रिएक्शन दी, और एंथैल्पी चेंज इस गिवन रिएक्शन का पूछा है। तो देखो भाई लास्ट रिएक्शन कैसे बनेगी। अब लास्ट रिएक्शन में नोटिस करो, इसमें Fe लेफ्ट साइड है, इसमें राइट साइड है, लेकिन है दो Fe ही। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड करना पड़ेगा। दूसरी चीज CO नोटिस कर लो, सेकेंड रिएक्शन का इसमें एक CO है, इसमें 3 CO है, तो इसका मतलब सेकेंड रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐसे ही ऐड करना है। तो पहले डेल्टा H को अगर हम डेल्टा H1 बोले, दूसरे डेल्टा H को डेल्टा H2 बोले, तो हमको पता है कि इक्वेशन नंबर 1 जो है 1 को रिवर्स करना है, मतलब एंथैल्पी चेंज अपोजिट हो जाएगा, और सेकेंड रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो ये काम करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। तो डेल्टा H में भी यही काम कर लें, तो फाइनल डेल्टा H जो रिएक्शन का आएगा दिस इज, फर्स्ट को रिवर्स करेंगे तो साइन आ जाएगा पॉजिटिव 822, सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 3 इंटू -110। तो ये फाइनल रिएक्शन का डेल्टा H वैल्यू हमें दिखेगा, और ये डेल्टा H वैल्यू अगर हम चेक कर लें कितना आ रहा है लगभग, तो ये आ रहा है 492 प्लस का, तो 492 किलो जूल आ गया आंसर। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, इसमें ये जो पर मोल लिखा है, इस पर मोल का मतलब पर मोल ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है ना। इतना क्लियर। थर्मोकेमिस्ट्री का हेस्लॉ पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ जनवरी शिफ्ट में जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी हमको रिएक्शन दी है। रिएक्शन है भाई 3/2 O2 से O3 बन रहा है, केपी रिएक्शन का गिवन है, और डेल्टा जी नॉट पूछा है। अब हमें डेल्टा जी नॉट और केपी का रिलेशन तो याद है कि डेल्टा जी नॉट होता है -RT ln केपी। अब लेकिन देख के लग रहा है कैलकुलेशन तो भाई अच्छी वाली है, इसमें संभाल के करना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो आर की वैल्यू जूल में 8.314, टी है 298। अब किलो जूल में चाहिए तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, किलो जूल आएगा। एल एन के पी को लॉग के पी में ले लेते हैं, तो एल एन एक्स को 2.303 लॉग एक्स लिख सकते हैं, तो लॉग ऑफ 2.47 इंटू 10⁻⁻29। अब तुमको भाई देख के लग ही रहा होगा कि ये कैलकुलेशन बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसमें मतलब अच्छा खासा कैलकुलेशन है, तो इसको ध्यान से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हल्का सा भी इधर उधर करते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड ये कर लें सारी चीजें, तो डेल्टा जी नॉट
ये हमारा आ जाएगा 163.19। इतना डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आ रहा है किलो जूल में। अब इतना वैल्यू आ रहा है तो हमें तो नियरेस्ट इंटीजर में ही सारे आंसर करने हैं, तो आंसर इस क्वेश्चन का हम लिखेंगे 163। तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है कैलकुलेशन वो टफ है ना। तो मतलब देखो क्वेश्चन तुम देख ही रहे हो ऑलरेडी, तो इस चीज की आदत तो डालो, कम से कम इतना मल्टीप्लाई डिवाइड हम फास्ट करें। फास्ट करने में हम कभी अटकेंगे नहीं, क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन हो। कॉन्सेप्चुअली तो टफ नहीं है, वैसे तो आसानी है, बट कैलकुलेशन इसकी है जो थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है। जनवरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन और अगला, इसमें 5 मोल आइडियल गैस के एक्सपेंड कर रहे हैं 10 लीटर से 100 लीटर आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन में। ये चीज जरूर मार्क कर लेनी चाहिए, गलती हो सकती है। तो वर्क डन जो है वो -x जूल है, तो x की वैल्यू बतानी है। ठीक है भाई, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क हमको पता है, -nRT ln V2 अपॉन V1, -nRT ln V2 अपॉन V1। तो अगर वैल्यू डालें तो n है 5, R 8.314, टेम्परेचर हमको 300 दिया है, और ln को लॉग में बदलेंगे तो 2.303 लॉग ऑफ V2 अपॉन V1, तो ये 100 डिवाइडेड बाई 10, तो ये log 10 बन जाएगा जो कि 1 के बराबर होगा, है ना। तो ये वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ रहा है -28721, 28721 जूल में। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर जो देंगे दैट इज इंटीजर ही आ गया आंसर, तो 28721, दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो डायरेक्ट आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क का। नेक्स्ट ये अप्रैल शिफ्ट का क्वेश्चन है थर्मोकेमिस्ट्री पर, और इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि इथाइलिन को कन्वर्ट करना है इथेन में, और हाइड्रोजन एडिशन से, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच फाइंड करना है। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, C2H4 पर H2 का एडिशन करके इसको कन्वर्ट कर लेंगे C2H6, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमको फाइंड करना है, दैट इज आंसर। अब एक काम करते हैं कि हमें पता है कि पाथ कोई भी हो, ठीक है ना, एंथैल्पी चेंज सेम ही रहेगा अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है, तो किसी गिवन रिएक्शन को किसी भी पाथ से कराएं एंथैल्पी चेंज सेम आएगा। तो हम एक अल्टरनेट पाथ डिजाइन करते हैं इसके लिए। अल्टरनेट पाथ ये है कि सबसे पहले C2H4 को हम बॉन्ड एनर्जी दे के एटम्स में ब्रेक कर लेते हैं, तो हम बनाएंगे 2C गैस प्लस 4H गैस बॉन्ड ब्रेक करके। इसी तरह H2 को भी बॉन्ड ब्रेक करके हम कन्वर्ट कर लेते हैं 2H गैस में। और फाइनली ये जो गैसियस एटम्स बने हुए हैं ये कॉम्बाइन होके प्रोडक्ट का गैस मॉलिक्यूल तैयार करेंगे। तो ये एक अल्टरनेट पाथ है जिससे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब अगर हम C2H4 को गैसियस एटम में बदलेंगे तो हमें एक CC डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा प्लस 4CH बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। ठीक है, H2 को अगर 2H गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें एक HH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। और ये गैसियस एटम अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस केस में हीट रिलीज होगी एंथैल्पी चेंज के बराबर, बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर। तो C2H6 बनने में एक CC सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो CC सिंगल बॉन्ड बनने में रिलीज होगी, रिलीज के लिए माइनस लगा दिया। 6 CH बॉन्ड बन रहे हैं,
तो 6 CH बॉन्ड बनने में रिलीज होगी। तो टोटल जो डेल्टा एच है रिएक्शन का, ये हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C के बराबर एंथैल्पी देना पड़ेगा, प्लस 4 CH बॉन्ड के बराबर, प्लस HH बॉन्ड के बराबर, और रिलीज जो होगा एक CC बॉन्ड के बराबर और 6 CH बॉन्ड के बराबर। तो 4 CH के बराबर देना पड़ रहा है, 6 CH के बराबर रिलीज हो रहा है, तो नेट 2 CH के बराबर इनसे रिलीज होगा। तो वैल्यू रखते हैं। तो CC हमें अगर देखें, डबल बॉन्ड के लिए वैल्यू गिवन है एंड दिस इज 615। ठीक है। इसी तरह HH बॉन्ड की, क्योंकि इनका डिफरेंस तो हम एक साथ ले लेंगे। HH बॉन्ड के लिए हमें देनी पड़ रही है 435। CC बॉन्ड सिंगल जो है उससे रिलीज होगी 347, और नेट 2 CH बॉन्ड का डिफरेंस आ रहा है, इसके बराबर रिलीज होगी, और CH बॉन्ड की वैल्यू है 414। तो ये आ रहा है टोटल डिफरेंस। जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी वैल्यू ये आएगी। तो ये 125 आ रही है माइनस की। इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इतने किलो जूल हीट रिलीज होगी, इतना किलो जूल का एंथैल्पी चेंज है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे 125। क्लियर है भाई? अच्छा क्वेश्चन है थर्मोकेमिस्ट्री का। नाउ अगला क्वेश्चन जो है वो 3 मोल आइडियल गैस के हम कंप्रेस कर रहे हैं आइसोथर्मली 60 लीटर से 20 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 5 atm। हीट एक्सचेंज पूछा है। अच्छा, जनवरी मैं बता दूं कि जनवरी शिफ्ट में सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि कुछ क्वेश्चन तो मिलते जुलते आपको अप्रैल शिफ्ट में नजर आ सकते हैं। श्योर शॉट नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है वो या उससे मिलते जुलते दिख जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हीट चेंज कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि आइडियल गैस है और प्रोसेस हम आइसोथर्मल करा रहे हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस का डेल्टा यू वैल्यू होता है 0, और डेल्टा यू वैल्यू 0 तो फर्स्ट लॉ से हम लिख सकते हैं क्यू की वैल्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर। और यहाँ जो काम हो रहा है वो हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर 5 atm पर। सारा कुछ जो हो रहा है कंप्रेशन वो कांस्टेंट प्रेशर 5 atm पर हो रहा है। तो वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी हम बोल सकते हैं। तो माइनस तो एक पहले से था, दूसरा माइनस पी डेल्टा वी, और माइनस पी डेल्टा वी तो ये प्लस में आ जाएगा वैल्यू। पी है हमारे पास 5 atm, और डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो 60 लीटर से 20 लीटर जा रहे हैं, मतलब -40। तो ये वैल्यू आ रही -200 लीटर एटीएम। तो वर्क डन जो है, सॉरी हीट जो चेंज हो रहा है वो -200 लीटर एटीएम, इतनी हीट रिलीज होगी। तो आंसर हम इस क्वेश्चन का देंगे 200। इसी वीडियो में अगर नोटिस करोगे तो सिमिलर क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट में भी है। ठीक है भाई। नाउ अगला क्वेश्चन जो अप्रैल शिफ्ट का है उसमें हीट ऑफ कंबशन सॉलिड बेंजोइक एसिड की कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी गई है और हीट कांस्टेंट प्रेशर पे पूछा गया है। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट चेंज का मतलब होता है डेल्टा यू, हमको याद होगा। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट चेंज का मतलब होता है डेल्टा एच। और एक वैल्यू दी है, दूसरी पूछी है। तो बेंजोइक एसिड अगर लिखें तो C6H5C OOH, ये बेंजोइक एसिड का फार्मूला है और ये है सॉलिड जो लिया गया है। इसको अगर हम कंबशन कराएं O2 गैस के साथ तो जितना कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 कार्बन है तो 7 CO2।
जितना हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6H है तो 3H2O बनेगा। ठीक है, और टेम्परेचर 27 डिग्री है, मतलब H2O क्या बनेगा, लिक्विड। ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, तो प्रोडक्ट साइड 17 ऑक्सीजन है, बेंजोइक एसिड के अंदर 2 हैं, तो 15/2 O2 लगाना पड़ेगा। अब हमें पता है कि रिएक्शन में डेल्टा H डेल्टा U के बीच रिलेशन होता है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। यहाँ डेल्टा Ng रिएक्शन में होने वाला जो गैसियस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिफरेंस है, वो वैल्यू है। तो अगर डेल्टा Ng चेक करें तो भाई ये लिक्विड है, इसका कोफिशिएंट नहीं कंसीडर करेंगे, ये सॉलिड है, इसका भी नहीं कंसीडर करेंगे, तो 7 माइनस 15/2, तो ये वैल्यू है -हाफ। डेल्टा यू हमें दिख रहा है -321.30 किलो जूल, और डेल्टा एनजी हो गया -हाफ। आर का वैल्यू जूल में ही चाहिए, तो 8.314। टेम्परेचर हमें 27 डिग्री मतलब 300 दिया है। अच्छा, हमें आंसर आर के टर्म्स में ही देना है, अगर नोटिस करो, क्योंकि ये दिख रहा है एक्स इंटू आर की फॉर्म में आंसर देना है। तो एक्स इंटू आर, तो इसकी जगह हम आर पुट कर लेते हैं, और इसकी जगह अगर आर पुट कर लें, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -321.30 -150 R। ठीक है, और अगर कंपेयर करोगे तो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा कि वैल्यू एक्स की क्या आ रही है, 150 के बराबर, और हमें क्वेश्चन में एक्स बताना है, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है पॉइंट? ओके, नाउ जनवरी शिफ्ट में अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि कंबशन हो रहा है 1 मोल बेंजीन का, रिएक्शन हमें गिवन है, 1 मोल बेंजीन का कंबशन हो रहा है, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन 2 मोल बेंजीन की -x किलो जूल है, तो x का वैल्यू बताना है। और हमें डेटा क्या दिया है, हमें देखो डेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेंजीन लिक्विड की दी हुई है, जो फॉर्मेशन की डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई करते हुए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 की दी हुई है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O की दी हुई है। इसका मतलब हमें डेल्टा H फॉर्मेशन वैल्यू बेंजीन लिक्विड की दी है, सारा डेटा एक जगह ले लेते हैं, और ये है 48.5 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H फॉर्मेशन CO2 गैस का दिया है, और ये वैल्यू है -393.5 किलो जूल पर मोल, और इसी तरह डेल्टा H फॉर्मेशन H2O लिक्विड का दिया हुआ है स्टैंडर्ड, तो ये वैल्यू है -286 किलो जूल पर मोल। सही है। अब अगर हमें याद हो फार्मूला कि किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H निकाल सकते हैं, अगर फॉर्मेशन का डेटा दिया हो तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन का अगर डेल्टा H निकालें तो हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट में 6 मोल CO2 के हैं, तो 6 इंटू -393.5, 3 मोल H2 के हैं, तो 3 इंटू -286, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ये हो गया। रिएक्टेंट में देखो O2 गैस अपनी नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, और बेंजीन के लिए वैल्यू 48.5 दी है, तो यहां से रिएक्शन का डेल्टा H आ जाएगा। सो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी -3267.5 किलो जूल। ठीक, अभी आ रही है फॉर 1 मोल,
तो फॉर 2 मोल अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2 मोल के लिए डबल हो जाएगी, दैट इज 2 इंटू -3267.5 और ये वैल्यू हमको -x दी है। तो यहाँ से अगर चेक करें तो x का वैल्यू इसका डबल आ जाएगा, दैट इज 6535 किलो जूल। ठीक है, तो अपना आंसर जो है वो ये हो गया x 6535। दिस इज अवर आंसर। क्लियर है पॉइंट? तो ये अप्रैल शिफ्ट का है क्वेश्चन। रीजन असर्शन बेसिक ही है वैसे। असर्शन हमें दिया है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग मोनोएसिडिक बेस का इतना होता है। तो हमको पता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करते हैं तो वहां एक्चुअल में क्या रिएक्शन हो रही होती है? एक्चुअल में H प्लस आयन OH माइनस आयन ये न्यूट्रलाइज होते हैं और ये न्यूट्रलाइज होके बनाते हैं H2O। तो एक्चुअल रिएक्शन ये हो रही होती है और इसी का डेल्टा H लगभग -57 किलो जूल आता है। ठीक है भाई। और रीजन इसका दिया है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 मोल H प्लस आयन furnished by acid and 1 मोल OH आयन furnished by base to form 1 मोल ऑफ वाटर। तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया है। तो अब देखो ये न्यूट्रलाइजेशन पर बेस है और इसका पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। तो ये हमें मिल रहा है 3, थर्ड पार्ट। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 3। थर्मोकेमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन एडियाबैटिक प्रोसेस का है और साथ में एक लैंग्वेज और दी है, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm। तो कहीं भी अगर ये लैंग्वेज मिल जाए कि अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm, ठीक है ना, या अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका मतलब होता है इरिवर्सिबल। तो ये इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब एडियाबैटिक है तो भाई Q तो 0 होगा और Q 0 होगा तो W की वैल्यू डेल्टा U के बराबर होगी और आइडियल गैस का डेल्टा U हमें पता है कि NCV डेल्टा T है। तो अगर रखें वैल्यू तो W हम रख रहे हैं माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। डेल्टा V हो गया V2 माइनस V1। तो V1 को अगर हम V लिख रहे हैं तो V2 को हम 2V लिखेंगे क्योंकि फाइनली क्या हो रहा है, गैस का वॉल्यूम डबल। तो 2V माइनस V और इक्वल टू N CV डेल्टा T। तो मोल नहीं दिए, N ही मान लेते हैं और CV की वैल्यू है 5/2R और डेल्टा T हो गया T2 माइनस 298। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रख लिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो T2 निकलेगा। तो P एक्सटर्नल तो है 1 और 1 है तो ये बचा -V। NR को लेफ्ट साइड से ले आते हैं इधर, तो -V अपॉन NR इक्वल टू 5/2 T2 माइनस 298। भाई अगर हम आइडियल गैस देखें तो PV इक्वल टू NRT तो लगा ही सकते हैं। तो इनिशियल प्रेशर गैस का था 5 atm, वॉल्यूम V, मोल N, R की वैल्यू यही है और टेम्परेचर 298। तो V अपॉन NR अगर यहाँ से देखें तो V अपॉन NR की वैल्यू 298/5 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी जगह रख रहा है -298/5 और 5/2 को भी लेफ्ट में ले लेते हैं तो ये 5 और 2 ऊपर जाएगा, ये T2 माइनस 298 के बराबर आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो T2 यहाँ से निकल आएगा, ये आ रहा है कैलकुलेट होके 274.16 केल्विन। T2 इतना आ रहा है 274.16 केल्विन। आंसर हमें नियरेस्ट इंटीजर देना है तो हम आंसर लिखेंगे 274।
तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 274। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक वैसे है एडियाबैटिक प्रोसेस पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो। नाउ अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, यहां पर अगर देखें तो हमें एक रिएक्शन गिवन है, उसका डेल्टा एच गिवन है, और पूछा है कि किस टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन। ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट मान ले रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन का डेल्टा जी हम डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिख सकते हैं। अब अगर डेल्टा एच को नोटिस करो तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिख रहा है ऊपर, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव होगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे गिब्स फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी कि नहीं, और डेल्टा जी नेगेटिव की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एक वैल्यू पर तो डेल्टा जी हो जाएगा 0, और उसके ऊपर टेम्परेचर पहुंचाते हैं तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम डेल्टा जी को 0 मान लें तो वो टेम्परेचर तो कम से कम पता लगाएं लिमिटिंग, तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच हमारा 400 किलो जूल है और डेल्टा एस है 0.2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये भी किलो जूल में ही है, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 2000 केल्विन। इसका मतलब T जब ग्रेटर देन 2000 केल्विन होगा तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो अपना आंसर हो गया 2000, कि 2000 केल्विन के ऊपर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये वो टेम्परेचर है जिसके जस्ट ऊपर जाते ही रिएक्शन होने लग जाएगी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे हमें दिख रहा है। अब इसमें हमको एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम दिया है, इसका फिगर बनाया हुआ। तो 1 मोल आइडियल गैस को सिलेंडर फिटेड विथ पिस्टन इसमें रखा गया है पोजीशन ए पर। अभी पिस्टन स्टार्टिंग में ए पर है, टेम्परेचर 18 डिग्री है। पिस्टन मूव करता है पोजीशन बी तक कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो x लीटर एटीएम इतना वर्क डन हो जाता है। प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो x की वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा, टेम्परेचर हमें दिया है कि कांस्टेंट है और प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब ये प्रोसेस तो आइसोथर्मल है और साथ में रिवर्सिबल भी बोल दिया है। तो आइसोथर्मल भी है, रिवर्सिबल भी है। तो वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल का क्या होता है, -nRT ln V2/V1। ये प्रोसेस का वर्क होता है -nRT ln V2/V1। अब स्टार्टिंग में V1 नोटिस करो तो है 10 लीटर, और V2 नोटिस करोगे तो 100 है। V1 अगर नोटिस करो फिगर से तो 10 लीटर है, और V2 है 100। ठीक है भाई, और टेम्परेचर ए पर हमें 18 डिग्री दिया है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल गैस के 1 है। तो वैल्यू रखते हैं -1 इंटू R 0.08206, जो दी वैल्यू वही यूज करो, और टेम्परेचर है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 डिग्री ये हो गया 273 + 18 291, और ln V2/V1 तो 100/10, तो ln 10। ठीक है, अब हमें लीटर एटीएम में ही देना है, तो अभी लीटर एटीएम में ही आएगा। ln 10 को हम लिख सकते हैं 2.303। तो अगर वैल्यू रखें सारी तो ये आ जाएगा ये वैल्यू आ रही है सॉल्व होके
54.99, मतलब ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये मिल रही है 54.99 लीटर एटीएम। ठीक है, और हमें वैल्यू बतानी है वर्क डन की नियरेस्ट इंटीजर, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 55 लीटर एटीएम वाली यूनिट में, एंड दिस इज आवर आंसर। ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे चेक करें अप्रैल शिफ्ट का। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया गया है वाटर का 1 बार 100 डिग्री पे, और इंटरनल एनर्जी वेपराइजेशन की अंडर सेम कंडीशन हमसे पूछी है। ठीक है भाई, और पर मोल के लिए पूछी है तो सीधा रिलेशन वैसे तो पता ही है, H2O लिक्विड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं H2O गैस में, प्रोसेस हो रहा है 1 बार 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डेल्टा एच क्या लिखते हो रिएक्शन में, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और डेल्टा एन जी है 1, तो सिंपल रिलेशन 1 मोल के लिए डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस आर टी। डेल्टा एच दिया है 40.79 किलो जूल, डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है, आर 8.3 है और टेम्परेचर 100 डिग्री, मतलब 373 केल्विन। तो लेफ्ट क्वांटिटी जो लिखी हुई है डेल्टा एच वो किलो जूल में है, तो हमें किलो जूल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो डेल्टा यू की वैल्यू आ गई 40.79 माइनस 8.3 इंटू 0.373। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर तक पहुंचेंगे। अब देखो कैलकुलेशन तो इस तरह की आ ही रही है, तो उससे तो हम बच नहीं सकते, तो हमें कैलकुलेशन करने की इतनी हैबिट तो रखनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही कैलकुलेट होके 37.63, ठीक है, किलो जूल में एग्जैक्ट। तो आंसर हम यहाँ जो देंगे नियरेस्ट इंटीजर बना के देंगे, दैट इज 38। दिस इज अवर आंसर। तो कैलकुलेशन नोटिस करो कि भाई किस तरह से आती है, उतनी तो कम से कम प्रैक्टिस करके हम चलें। क्वेश्चन आसान है बट कैलकुलेशन है जहाँ पे हो सकता है गड़बड़ भी हो जाए बच्चों का। अगला क्वेश्चन ये है थर्मोकेमिस्ट्री का, और इसमें बोलना है कि इक्वल वॉल्यूम HCl H2SO4 के सेपरेटली न्यूट्रलाइज करते हैं बाय एक्सेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH, तो X एंड Y किलोजूल हीट लिबरेट होती है, तो बताना भाई कितना है। तो एक काम कर लेते हैं कि इक्वल वॉल्यूम जो लिखा है उसको हम 1 लीटर ही ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन लगे, कुछ भी ले लो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक जगह तो हो रहा है HCl का न्यूट्रलाइजेशन, और दूसरी जगह हो रहा है H2SO4 का न्यूट्रलाइजेशन। तो इससे बन जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O। अब 1 लीटर अगर मान लिया है वॉल्यूम, तो HCl के मोल हो गए 1, NaOH है एक्सेस में, तो यहाँ रिएक्शन होगी तो 1 मोल H2O बनेगा न्यूट्रलाइजेशन, और दूसरे केस में 1 मोल H2SO4 भी है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 1 मोल इसका भी हुआ, NaOH यहाँ भी एक्सेस में ही है, तो इससे 2 मोल H2O के बनेंगे। तो हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन कि एसिड बेस की रिएक्शन से अगर 1 मोल वाटर बनता है तो एंथैल्पी चेंज को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट केस में 1 मोल H2O बन रहा है, तो इसमें जो हीट चेंज है Q वो है X, और सेकेंड केस में X हीट लिबरेटेड है तो नेगेटिव वैल्यू होगी। सेकेंड केस में हीट लिबरेटेड जो है वो है Y,
तो तुम्हें पता है कि y 2 मोल वाटर के करस्पॉन्डिंग है कि नहीं, इसका मतलब ये वैल्यू 2x होनी चाहिए। तो हमसे y और x का रेशियो पूछा गया है, तो ये रेशियो सिंपली 2 आएगा। तो दिस इज अवर आंसर 2। पॉइंट क्लियर है? डायरेक्ट है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, इसको ऑब्जर्व करके भी बता सकते थे सीधे सीधे। नाउ अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से रिलेटेड। अच्छा क्वेश्चन है। अब हीट ऑफ सॉल्यूशन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की और हाइड्रेटेड की हमें दी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि फाइनली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में इन दोनों को डिसॉल्व करने पे इतना एंथैल्पी चेंज हो रहा है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन कॉपर सल्फेट की CuSO4 5H2O में दी है -x। तो x का वैल्यू पूछा गया है। बाय डिफॉल्ट x पॉजिटिव मान ही लेंगे, क्योंकि इतना सब जेई मेन में नहीं लिखते। तो अब अगर देखें तो कॉपर सल्फेट का डिसोल्यूशन करें तो बनेगा CuSO4 एक्वस, और इस केस में एंथैल्पी चेंज है -70 किलो जूल। और इसी तरह CuSO4 डॉट 5H2O, इसको डिसॉल्व करें तो बनेगा तो फाइनली CuSO4 एक्वस। तो इस केस में एंथैल्पी चेंज है +12 किलो जूल। तो हमें पता है कि रिएक्शन में पाथ कोई भी हो, एंथैल्पी चेंज तो सेम आता है। तो हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हमने कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, तो यहाँ पे कनेक्ट किया, तो अब तुम नोटिस करो कि एक तो पाथ ये है और दूसरा पाथ ये है। तो हमें पता है कि रिएक्शन में पाथ कोई भी हो, एंथैल्पी चेंज तो सेम ही आएगा। तो दोनों का एंथैल्पी चेंज सेम होना चाहिए। अच्छा, CuSO4 सॉलिड से CuSO4 5H2O आने का एंथैल्पी चेंज -x दिया हुआ है। तो अब लिख सकते हो कि -70 जो है वो -x + 12 के बराबर है। तो दैट मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो 70 + 12 हो जाएगी, दैट इज 82 किलो जूल में। तो आंसर इस क्वेश्चन का अपना आ जाएगा 82। सीधा सीधा है, इंटीजर ही आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। ना अगला एक क्वेश्चन और अप्रैल शिफ्ट में, और इस क्वेश्चन को देखें तो रिएक्शन का डेल्टा एच हमें दिया गया है, डेल्टा एच दिया गया है। तो टेम्परेचर ऑफ वेपर एट 1 atm पूछा है। देखो सिंपल क्या हो रहा है कि कोई लिक्विड है जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और 1 atm पर प्रोसेस कराया जा रहा है, और टेम्परेचर भी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ही मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि और कोई कंडीशन है नहीं। तो 1 atm और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर तुम्हें पता है कि जो वेपराइजेशन होता है उसके लिए डेल्टा एस वेपराइजेशन की वैल्यू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट लिखा जा सकता है। रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो टी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू या फाइनल टेम्परेचर हम डेल्टा एच बाई डेल्टा एस करके निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एच है 30 किलो जूल, मतलब जूल में 30,000, और ये है 75 जूल। तो अब अगर रेशियो ले लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 400 सीधे सीधे केल्विन। तो आंसर क्वेश्चन का हो गया अपना 400। देखो कई सारे क्वेश्चन अब तुमने नोटिस किया होगा, कंक्लूड करते हैं कि कई सारे क्वेश्चन तो हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत ही कम है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जिनमें कैलकुलेशन है ज्यादा। तो नोटिस करो कितनी ज्यादा है और उस हिसाब से ही अपनी कैलकुलेशन को फिक्स करो कि भाई बहुत जगह मल्टीप्लाई एनआरटी का तो करना ही पड़ रहा है या अलग अलग कैलकुलेशन, तो इतना तो कम से कम मल्टीप्लाई करने की आदत डाल लें। ठीक है, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुप में शेयर करो, ठीक है ना, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।
और कोई भी अगर लग रहा हो किसी तरह का मतलब कंफ्यूजन, तो आप मैसेज डाल के उसको क्लियर कर सकते हो। वीडियो बनाते समय वैसे तो हर चीज का ध्यान रखा गया है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या लिखते समय ऊपर नीचे कुछ सिली मिस्टेक आ सकती है। तो अगर ऐसा लग रहा हो तो उस केस में आप मैसेज करके क्लियर कर लेंगे। कॉन्सेप्चुअली किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं है, बट कई बार क्या लिखते समय इधर उधर मामला आ सकता है। ठीक है ना? ओके बच्चों, थैंक यू।